तेज बारिश हो रही थी। फिर बर्फ गिरने लगी। उसी रात एक आदमी की लाश मिली। पुलिस ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। लेकिन अगली सुबह उसी आदमी को सीसीटीवी में बारिश के बीच चलते देखा गया और उसके फोन से एक कॉल आई, सिर्फ 7 सेकंड की, जिसमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सांस। यह कहानी भूत की नहीं है। यह कहानी उस गलती की है जो हम इंसान मौसम में, डर में और जल्दबाजी में कर बैठते हैं। जब बारिश सब कुछ धुंधला कर देती है और बर्फ आवाज दबा देती है, तब सच अक्सर चलकर निकल जाता है। आज की कहानी में भी ऐसा ही हुआ। एक आदमी मरा नहीं था, उसे मरा समझ लिया गया था। पहाड़ी हाईवे पर उस रात तूफान आ गया था। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क दिखनी बंद हो गई। फिर अचानक तापमान गिरा और बारिश बर्फ में बदलने लगी। उसी रास्ते पर एक छोटी सी गाड़ी फिसलकर डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी के अंदर एक आदमी बेहोश पड़ा था। नाम था अनिरुद्ध वर्मा। उम्र 45 साल। पेशे से ट्रैवल कंसल्टेंट। एम्बुलेंस आने में समय था। नेटवर्क लगभग गायब। पास के एक छोटे से मोटेल में उसे ले जाया गया। मोटेल का नाम था स्नोलाइन रेस्ट। डॉक्टर ने टॉर्च की रोशनी में जांच की। नब्ज कमजोर थी। सांस बहुत धीमी। ठंड बहुत ज्यादा थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने सिर हिलाया। हो गया है। बारिश बाहर गिरती रही। बर्फ जमती रही और अनिरुद्ध को एक कंबल ओढ़ाकर कमरे के बाहर रखा गया। रात वहीं खत्म हो गई। सुबह बिजली आई। सीसीटीवी चालू हुआ और स्क्रीन पर सब जम गए। सुबह 5:42 बजे। बारिश में होटल के बाहर एक आदमी धीरे धीरे चलता दिखा, कंधे झुके हुए, कदम लड़खड़ाते हुए। वही जैकेट, वही जूते। अनिरुद्ध वर्मा। उसी पल रिसेप्शन फोन बजा। एक मिस्ड कॉल। कॉल लॉग में नाम था अनिरुद्ध वर्मा। कॉल की अवधि 12:07। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सांस। और बाहर बारिश फिर तेज हो गई। सुबह की ठंड रात से ज्यादा भारी थी। बर्फ अब जमीन पर जम चुकी थी और बारिश कीचड़ में बदल गई थी। मोटेल के बाहर खड़े लोग सीसीटीवी स्क्रीन को देख रहे थे और किसी की आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि जो चल रहा था उसे मरा हुआ माना जा चुका था। डॉक्टर शैलेंद्र कपूर की हथेलियां कांप रही थीं। उसने खुद अनिरुद्ध की नब्ज चेक की थी। उसने खुद कहा था कि शरीर ठंडा हो चुका है। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि ठंड शरीर को इतना धोखा दे सकती है। ध्रुव ने डॉक्टर से सिर्फ एक सवाल पूछा, कितनी देर तक आपने नब्ज चेक की थी? डॉक्टर बोला कि मुश्किल से 10 सेकंड। बारिश तेज थी। उंगलियां सुन्न हो रही थीं। टॉर्च की रोशनी हिल रही थी। उस हालात में ज्यादा देर रुकना मुश्किल था। ध्रुव ने सिर हिलाया। यही पहली गलती थी। हाइपोथर्मिया में नब्ज कभी कभी इतनी धीमी हो जाती है कि वह महसूस ही नहीं होती। सांसें भी रुक रुक कर चलती हैं और शरीर ठंडा होने लगता है। देखने वाला समझ लेता है कि इंसान मर चुका है। अनिरुद्ध को मरा घोषित नहीं किया गया था, उसे छोड़ दिया गया था। रात भर वह कंबल में लिपटा रहा। बारिश की आवाज में उसकी सांसें दबती रहीं। और सुबह जब शरीर ने थोड़ा गर्मी पकड़ी, वह उठा।
बिना किसी को बुलाए, बिना किसी को बताए। ध्रुव ने सीसीटीवी को ध्यान से देखा। अनिरुद्ध चलते समय सीधे कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, जैसे उसे खुद नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है। उसके कदम होटल के पीछे की तरफ मुड़े, जहां पुरानी पार्किंग थी, जहां बर्फ सबसे ज्यादा जमी थी। ध्रुव ने फोन कॉल की रिकॉर्डिंग मंगवाई। 7 सेकंड। उसमें कोई शब्द नहीं था, लेकिन सांसें थीं, बहुत भारी, जैसे कोई बोलना चाहता हो लेकिन आवाज न निकल पा रही हो। यह कॉल मदद के लिए नहीं थी, यह कॉल जिंदा होने का सबूत थी। ध्रुव ने पूछा कि मोटेल में किसका फोन अनिरुद्ध के पास था। जवाब मिला कि उसका अपना फोन दुर्घटना में टूट गया था, लेकिन रात को रिसेप्शन काउंटर पर एक एक्स्ट्रा फोन रखा था, वही फोन जिससे कॉल गई थी। मतलब अनिरुद्ध अंदर आया था, जिंदा, और किसी ने उसे देखा नहीं। ध्रुव बाहर निकला। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, बर्फ पिघल रही थी, और उसे एहसास हुआ कि यह केस किसी कत्ल का नहीं है। यह उस पल का है जब इंसान ने जल्दबाजी में मौत का फैसला सुना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि अनिरुद्ध सुबह सीसीटीवी में दिखाई देने के बाद भी कहीं नहीं मिला। और जो इंसान मरकर चल सकता है, वह जिंदा होकर गायब भी हो सकता है। ध्रुव पिघलती बर्फ में झुककर चला। बारिश और बर्फ का मिश्रण जमीन पर एक अजीब सा धब्बा छोड़ रहा था। रात में जो भी फुटस्टेप्स बने होंगे, सुबह तक सब मिट चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक हल्का सा पैटर्न दिखाई दे रहा था। पार्किंग के पीछे बर्फ की परत में 2 जगहें थोड़ी सी धंसी हुई थीं, जैसे कोई वहां कुछ देर खड़ा रहा हो। ध्रुव ने हाथ से उस जगह को छुआ। बर्फ अंदर से थोड़ा गर्म थी, जैसे किसी का शरीर अभी कुछ घंटों पहले वहां खड़ा था। ध्रुव को अब साफ दिख रहा था कि अनिरुद्ध होटल के पीछे गया था, लेकिन उसके बाद वह कहाँ गया, यह सवाल बड़ा था। सड़कें बंद थीं। तूफान इतना तेज था कि सामने 2 कदम भी नहीं दिखता था। किसी इंसान का इस मौसम में कहीं गायब हो जाना असंभव था। ध्रुव ने रिया से पूछा कि होटल के पीछे क्या है। वह बोली कि वहां पुराना स्टोर रूम है, कई सालों से बंद। बाहर बरामदे की छत गिर चुकी है, कोई उधर जाता नहीं। ध्रुव ने वही दिशा देखी, बर्फ से ढका हुआ स्टोर रूम, खिड़कियों पर जमी परतें, दरवाजा आधा टूटा हुआ। उन्होंने दरवाजा धक्का दिया। अंदर अंधेरा था, ठंड पहले से भी ज्यादा। अंदर 2 चीजें थीं जो रुकवा देने वाली थीं। पहली, फर्श पर पड़े कपड़ों के अत्यंत हल्के निशान, पुराने, धुंधले, लेकिन साफ कि कोई अंदर आया था। दूसरी, लकड़ी के फर्श पर एक मोबाइल फोन रखा था। ध्रुव ने फोन उठाया। स्क्रीन टूटी हुई थी, बटन दबाने पर भी फोन ऑन नहीं हुआ, लेकिन फोन के किनारों पर ताजा नमी थी, जैसे इसे अभी अभी किसी ने हाथ में पकड़ा हो। ये फोन अनिरुद्ध का था, वही फोन जो सड़क दुर्घटना में टूटकर बेकार हो गया था, वही फोन जिसके बारे में कहा गया कि इससे कॉल नहीं जा सकती। ध्रुव समझ गया, फोन रात में बेकार रहा होगा, लेकिन सुबह जब तापमान थोड़ा बढ़ा, सर्किट अंदर से रिवाइव हुआ होगा, और अनिरुद्ध ने उसी फोन को पकड़कर कॉल की। वही 7 सेकंड की कॉल, जिसमें सिर्फ उसकी सांसें थीं।
अब सवाल था कि वह कॉल करके गया कहाँ। स्टोर रूम में और अंदर जाकर एक दरार थी, बहुत छोटी। दीवार अलग हुई थी, शायद मौसम की वजह से। ध्रुव ने टॉर्च से रोशनी डाली। अंदर एक छोटा सा गड्ढा था। 2 ईंटें हटाई गई थीं, जैसे किसी ने जल्दी में अंदर कुछ ढूंढा हो या कुछ छुपाया हो। ध्रुव नीचे झुका। उसने ईंटों के नीचे कपड़े का एक छोटा टुकड़ा पाया, भूरे रंग का, स्वेटर की बुनी हुई ऊन जैसा। अनिरुद्ध उस साइज के कपड़े पहनता था। रिया की आवाज कांपी। सर, क्या उसने छुपने की कोशिश की थी? ध्रुव ने धीरे से सिर हिलाया। शायद नहीं। शायद वो किसी चीज की तलाश में था। ध्रुव ने एक और सवाल पूछा, तो अनिरुद्ध यहां क्यों लौटेगा? सब चुप रहे, लेकिन रिया की आंखों में एक डर साफ दिखा। वह बारिश की तरफ देखने लगी, ऐसे जैसे उसे पता हो कि अनिरुद्ध किस चीज की तलाश में था। क्योंकि गायब होने से पहले अनिरुद्ध किसी की आवाज पहचान चुका था, और वह आवाज किसी अजनबी की नहीं थी। वह किसी ऐसे इंसान की थी जो पूरे रात होटल में मौजूद था। ध्रुव ने रिया की तरफ देखा। वह कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो डर था वह उस मौसम से नहीं आ रहा था। वह डर किसी पहचान से आया था। ध्रुव ने उससे पूछा कि अनिरुद्ध यहां क्यों लौट सकता है। रिया ने पहले सिर हिलाया, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा कि अनिरुद्ध इस मोटेल में पहली बार नहीं रुका था। 6 महीने पहले भी वह यहां आया था, उसी कमरे में, उसी मौसम में। तब भी बारिश हुई थी, तब भी रात लंबी थी, और तब अनिरुद्ध ने रिया से एक बात कही थी कि अगर वह कभी अचानक गायब हो जाए तो समझ लेना कि वह किसी गलती की वजह से नहीं गया होगा। वह किसी इंसान की वजह से गया होगा। ध्रुव ने पूछा कि किस इंसान की। रिया ने नाम नहीं लिया। उसने बस इतना कहा कि यहां कोई है जो रात में बाहर जाता है, जब तूफान होता है, जब सबको लगता है कि कोई देख नहीं सकता। ध्रुव को अब सीसीटीवी की याद आई। सुबह 5:42 पर अनिरुद्ध चलता दिखा था, लेकिन उससे पहले रात 4:58 से 5:10 तक कैमरा ब्लैंक था। पावर कट नहीं था, रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई थी। बस उसी समय पर फ्रेम पूरी तरह सफेद था। बर्फ गिर रही थी, कैमरे की लेंस पर जम गई थी, और किसी ने उस लेंस को साफ नहीं किया था, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उस वक्त कुछ साफ दिखे। ध्रुव ने स्टाफ लिस्ट देखी। उस रात सिर्फ एक आदमी बाहर गया था, वह जो हर रात जनरेटर चेक करने जाता था, वह जो तूफान में भी बाहर निकल जाता था। उसका नाम था मनोज ठाकुर, मेंटेनेंस स्टाफ। रिया ने स्वीकार किया कि 6 महीने पहले अनिरुद्ध ने मनोज को बेसमेंट के पास किसी पुराने स्टोर में जाते देखा था। वह जगह जहां अब दीवार टूटी हुई थी, वही जगह जहां आज ईंटें हटी मिली थीं। अनिरुद्ध को उस रात कुछ समझ में आ गया था, और आज सुबह जब वह जिंदा उठा तो वह किसी को बुलाने नहीं गया। वह सीधे उसी जगह गया, क्योंकि डर में इंसान मदद नहीं ढूंढता, वह जवाब ढूंढता है। ध्रुव ने मनोज को बुलाया। मनोज के जूतों पर अब भी गीली मिट्टी थी, वही मिट्टी जो स्टोर रूम के बाहर थी। मनोज बोला कि वह बस जनरेटर देखने गया था। ध्रुव ने कहा कि जनरेटर अंदर है।
मनोज चुप हो गया। ध्रुव ने कहा कि अनिरुद्ध को उस रात मरने नहीं दिया गया था, उसे छोड़ दिया गया था ताकि वह अगली सुबह खुद चलकर उसी जगह आए जहां सच्चाई छुपी हुई थी। मनोज की सांस तेज हो गई। उसने कहा कि वह बस डर गया था कि अगर अनिरुद्ध ने जो देखा है वह किसी को बता देगा। ध्रुव ने बहुत शांति से कहा कि डर इंसान को दो काम करवा सकता है, एक सच छुपाना, दूसरा किसी को हमेशा के लिए चुप कर देना। और तूफान में दोनों काम आसान हो जाते हैं। मनोज अब बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में तूफान से ज्यादा डर था। वह न बहाना बोल रहा था, न कहानी बना रहा था। बस सच धीरे धीरे बाहर आ रहा था, जैसे वो सच भी ठंड से जम गया हो। उसने कहा कि 6 महीने पहले अनिरुद्ध ने उसे स्टोर रूम के पास देख लिया था। वह जगह जहां पुराने सामान के साथ कुछ ऐसा भी रखा था जिसे नहीं रखा जाना चाहिए था। पुराने बिल, चोरी किया हुआ सामान और कुछ दस्तावेज जो मनोज वापस नहीं कर सकता था। अनिरुद्ध ने उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। मनोज डर गया। उसे लगा कि अनिरुद्ध पुलिस को बता देगा। उसने उस रात अनिरुद्ध को धक्का दिया, बहुत हल्का धक्का, लेकिन बारिश में जमीन फिसल रही थी। अनिरुद्ध गिर गया, सिर पत्थर से टकराया। मनोज ने सोचा कि वह मर गया है। वह भाग गया और अनिरुद्ध उठकर चिल्लाने लायक ताकत में नहीं था। वह किसी तरह मोटेल तक लौटा। डॉक्टर ने गलती से उसे मृत समझ लिया और मनोज की किस्मत उस रात बच गई। पर आज सुबह जब अनिरुद्ध उठा, उसने वही आवाज सुनी, बारिश में वही कदम, मनोज के कदम। वह समझ गया कि वही इंसान वापस आया है, इस बार उसे खत्म करने के लिए। इसलिए अनिरुद्ध ने मदद के लिए नहीं, सच बताने के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आवाज निकल नहीं पाई। सिर्फ 7 सेकंड, सिर्फ सांसें, जैसे कोई कह रहा हो, मैं जिंदा हूं। पर ज्यादा देर नहीं। और फिर अनिरुद्ध स्टोर रूम की तरफ गया, जहां उसने आखिरी कोशिश में दीवार के नीचे से सबूत निकालने की कोशिश की। लेकिन ठंड, बारिश और चोट ने उसे वहीं रोक दिया। वह बैठा रह गया। धीमे धीमे उसकी सांस रुकती गई और तेज तूफान ने बाकी का सच मिटा दिया। ध्रुव ने मनोज को शांत स्वर में कहा कि तूफान कभी अपराध नहीं छुपा पाता, सिर्फ देर कर देता है। और आज सुबह बर्फ ने सच्चाई वापस लाकर रख दी। मनोज को ले जाया गया। रिया चुप खड़ी रही। वह सिर्फ एक बात दोहराती रही, अगर रात को बारिश थोड़ी कम होती तो वो बच सकता था। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस केस में कातिल कोई एक नहीं था। न डर अकेला था, न गलती अकेली थी। इस केस में कातिल था मौसम, गलतफहमी और इंसानी डर का मेल। और उसके सामने कोई नहीं बचता। बाहर बारिश रुक गई थी, पर बर्फ अब भी गिर रही थी, जैसे आसमान भी इस कहानी को लगभग अधूरा छोड़ना चाहता हो। कभी कभी मौत की वजह हथियार नहीं होते, नफरत भी नहीं, सिर्फ एक ठंडी रात, एक गलतफहमी और एक इंसान की जल्दी में लिए गए फैसले। अगर यह कहानी तुम्हें थोड़ी भी सच लगी हो तो मिडनाइट टेल्स हिंदी को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली कहानी भी यहीं से शुरू होती है, जहां लोग सच देखने से चूक जाते हैं और मौसम बाकी काम पूरा कर देता है।